हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक की मैगजीन एनालिसिस सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। डाउन टू अर्थ मैगजीन 1 से 15 मई के लिए यहाँ पर आपके सामने आ चुकी है। ठीक है, तो फोर्टनाइटली मैगजीन है और एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं डेवलपमेंट पॉलिसीज़ के, उनको यहाँ पर कवर करने का काम करती है। तो ये इसकी एनिवर्सरी है, जो बेसिकली 30 साल हो चुके हैं मैगज़ीन के एस्टेब्लिश को, तो उसके ऊपर स्पेशल इशू है। और बहुत ही अच्छी तरीके से मैगज़ीन के अंदर पॉइंट्स को कवर किया गया है। पिछले 30 सालों में क्या क्या हुआ इंडिया के अंदर, वो चीज़ को यहाँ पर कवर किया गया है। तो द पास्ट इन प्रेजेंट कंटिन्यूस के नाम पर ये मैगज़ीन यहाँ पर दी गई है और 30 अलग अलग डायमेंशंस यहाँ पर आपको दिए गए हैं, अलग अलग साल के। ठीक है, तो 1992 से ये बात की गई है जब रियो अर्थ समिट यहाँ पर लॉन्च हुई थी। हम उन चीज़ों को यहाँ पर हिंदी भाषा में डिस्कस करेंगे और मैगज़ीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। ओके, चलते हैं। तो ये पहला जो आर्टिकल आता है, तो ये तो इन्होंने अपने बारे में ही लिखा है कि डाउन टू अर्थ की 30th एनिवर्सरी है, तो उसके ऊपर बताया कि किस तरीके से शुरू की गई थी और 1992 में मैगज़ीन एस्टेब्लिश की गई थी। हम चलते हैं मेन पॉइंट की तरफ जो कि मैगज़ीन के अंदर कवर किए गए हैं। मैगज़ीन 1992 की यूएन अर्थ समिट से लेकर के क्रोनोलॉजिकली जाती है। 1993 में क्या हुआ, 1994 में क्या हुआ, ठीक है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर होते हुए चलती हैं। और अगर आप देखें तो धीरे धीरे ये 2021 यानी एग्रीकल्चर क्राइसिस के ऊपर भी यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक, उससे पहले यहाँ पर आप देखें तो कोविड-19 के बारे में बात कर चुके हैं, स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बात की, जंकयार्ड पॉलिसीज़ के बारे में बात की, ओके, चीटिंग डेथ के बारे में। तो ये सब क्या है, ये सब किस किस चीज़ों के बारे में बात हो रही है, वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर। ओके, तो 30 अलग अलग डायमेंशंस आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे और उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे तो फिर यहाँ पर चलते हैं, द पास्ट इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मतलब पास्ट किस तरीके से हम याद कर सकते हैं आज के ज़माने में, वो दिक्कत देखने की बात यहाँ पर हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं 1992 में रियो अर्थ समिट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिली। ऑफ द नेक्स्ट राउंड द राइज ऑफ ग्लोबल एनवायरमेंटलिज्म हैज़ लेफ्ट द साउथ विद अ फ्यू चॉइस। तो क्या हुआ कि साउथ एशिया के अंदर बेसिकली तभी डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप हो चुकी थी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर करके, वो यहाँ पर डिमांड करने लगी थी कि इक्वलिटी लाई जाए, जो सोसाइटी है उसके अंदर इक्वलिटी लाई जाए रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल इश्यूज़। ठीक है, तो वो जो एनवायरमेंटलिज्म यहाँ पर उभर करके आया, उसने साउथ को बहुत ही फ्यू चॉइसेस के साथ छोड़ दिया। ओके, तो देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है आर्टिकल के अंदर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे, बेफालतू के पॉइंट हमने यहाँ पर नहीं लिए हैं। जैसे तो यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस हुई ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इस जिसको कहते हैं अर्थ समिट, रियो डी जेनेरियो के अंदर, ब्राज़ील के अंदर ये हुई 1992 में, टू रिकनसाइल वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को बचाते हुए चलो और अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हुए चलो। मतलब ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चक्कर में आप एनवायरनमेंट को छोड़ दे रहे हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद बाय देन दिस वाज द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ वर्ल्ड लीडर, 117 देशों के और 178 नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर आए थे। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी जो गैदरिंग है वो यहाँ पर थी। In many ways, the framework set up in the Rio is extremely inimical to the long-term interest of the South, यानी कि developing countries, and goes counter to the norms of equity and social justice। तो मैंने आपको बताया कि जो रियो अर्थ समिट के अंदर यहाँ पर आपके जो डिसीजंस लिए गए, जो फ्रेमवर्क यहाँ पर बनाया गया, उसने हार्म किया साउथ के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट का क्या मतलब है? देखिए, साउथ ने अपनी बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ लॉन्च की थी कि हम अगले 10 साल में ये करेंगे, 20 साल में ये करेंगे, और उन सब पॉलिसीज़ को यहाँ पर झटका लगा जब रियो अर्थ समिट के अंदर एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ों को बताया गया। पूरी दुनिया कोल पर डिपेंडेंट थी। इंडिया भी कोल से अपना प्रोडक्शन कर रहा था, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यहाँ पर चल रहे थे, तभी रियो अर्थ समिट होती है। तो बड़े बड़े जो डिसीजंस लिए गए थे वो सब यहाँ पर रखे रह गए। साथ ही इक्विटी एंड सोशल जस्टिस की बात जब यहाँ पर करते हैं, तो बड़ी बड़ी जो कंट्रीज़ हैं जो डेवलप्ड हो चुकी हैं, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन कर करके अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट कर चुकी हैं, तो वो इस तरह की बात कर सकती हैं। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री, चाइना जैसी कंट्री ये बातें नहीं कर सकती। मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज आर नाउ फोर्स्ड टू रिस्ट्रक्चर देयर इकोनॉमीज अंडर द डिक्टेट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो जैसे ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस कह रहे हैं, उस हिसाब से हमें अपनी इकोनॉमीज़ को यहाँ पर मोड़ देना पड़ रहा है। वो कह रहे हैं कि कार्बन का यूज़ मत करो, कोल का यूज़ मत करो, तो हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाना पड़ रहा है। तो अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनको चेंज करना पड़ रहा है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जैसी कि सिचुएशंस आ रही हैं। तो यही बात हो रही है इक्वलिटी की, इक्विटी की। और इन द करंट डाइवर्जन आप देख सकते हैं कि 1992 में पॉलिसी शुरू हुई थी और अभी तक हम यहाँ पर क्या चीज़ें देख रहे हैं
इट इज़ द डिवैल्यूएशन ऑफ द एंटायर नेचुरल रिसोर्स बेस ऑफ द कंट्री। तो देखिए कोल है तो वो ना तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि दूसरी कंट्री भी नहीं खरीदेगी, और ना ही आप उसको डोमेस्टिक यूज़ कर सकते हैं, तो वो रिसोर्स यहाँ पर वेस्ट इसे एक तरीके से कहा जा रहा है। ओके, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए थोड़ी सी। तो इसके बारे में हम इतना ही देखेंगे। राइट, तो इस तरीके की 30 चीज़ें हैं, हम इन सब के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। फार्मर्स टेक ऑन द मल्टीनेशनल, तो फार्मर्स के प्रोटेस्ट यहाँ पर देखने को मिले। वर्ल्ड का लार्जेस्ट फूड रिसोर्सेज उसके ऊपर मोनोपोली यहाँ पर हो रही थी, तो इसीलिए जो फार्मर्स है वो स्ट्रीट के ऊपर आ गए। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि 1992 का समय था। कारगिल सीड इंडिया लिमिटेड प्राइवेट एक कंपनी थी जो कि कर्नाटक के बेंगलुरु में सेटअप थी। इस कंपनी ने बेसिकली ये डिसाइड किया कि जीन थेफ्ट की बात यहाँ पर की। ठीक है, इंडिया की अपनी एक ट्रेडिशनल हेरिटेज जो सिस्टम है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, रिच डाइवर्सिटी है कंट्री के अंदर, उसके ऊपर पेटेंटिंग लेने की कोशिश इन्होंने यहाँ पर की, कारगिल सीड इंडिया ने। ठीक है, तो कर्नाटक राज्य रथ संघ ये सदस्य सड़कों पर आ गए और इन्होंने वहाँ पर उस कंपनी को ख़त्म कर दिया। मल्टीनेशनल कंपनी थी जो इंडिया के या और अलग जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनके जेनेटिक रिसोर्सेज को जो लूटने की बात यहाँ पर चल रही थी, उसको यहाँ पर जो ये संघ है उन्होंने यहाँ पर इस कंपनी को ख़त्म कर दिया। एज डेवलपिंग कंट्रीज फ्रॉम द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल जेनेटिक मटीरियल इन द वर्ल्ड, सच पेटेंटिंग वुड गिव दीज एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कंपनीज अ मोनोपोली ओवर द वर्ल्ड्स फूड रिसोर्सेज। तो ये जो कंपनीज है ये अलग अलग देशों में जाती हैं और वहाँ की जो सबसे रिच डाइवर्सिटी होती है उसके ऊपर पेटेंटिंग ले लेते हैं, फिर उसको कोई यूज़ नहीं कर सकता। इसको देखते हुए यहाँ पर ये जो विद्रोह है देखने के लिए मिला, किसानों का एगिटेशन यहाँ पर देखने के लिए मिला। तो ये पॉइंट था, आपको बस इतना ही याद रखना था इसके अंदर। ओके, तो ये जीन कैंपेन के रूप में हम इसको कह सकते हैं कि एक जीन कैंपेन था, क्योंकि जेनेटिक डाइवर्सिटी को चुराने की यहाँ पर बात चल रही थी, तो उसके ऊपर हमने ये बात यहाँ पर की। और इसके बाद देखें, द एनजीओज एक्टिविस्ट सेड द फार्मर्स वुड बी रिड्यूस टू डिपेंडेंसी ऑन द प्राइवेट कंपनी। अब वो कंपनी अगर यहाँ पर उसके ऊपर पेटेंटिंग ले लेगी तो जो सीड डेवलप होंगे उस पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल से रिलेटेड, उसके लिए जो फार्मर है उसको उस कंपनी के पास ही जाना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर जो सीड रिक्वायरमेंट है वो जो फार्मर की सीड रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम होगा। तो जैसा एमएनसी चाहेंगी उस प्राइस पर बेचेगा बिकेगा, और फोर्स हो जाएगा फार्मर कि वो उसको यहाँ पर खरीदेगा ही खरीदेगा। ओके, तो ये सब इश्यूज यहाँ पर थे, उसके ऊपर ये सब काम यहाँ पर हुए। द सेंट्रल क्वेश्चन नाउ इज शुड बेनिफिट फ्रॉम द पर्टिकुलर काइंड ऑफ सीड the farmer who has cultivated crop from the seed, or the MNC that has modified the seed into a high yielding one. MNC stand to gain tremendously if they can monopolize genetic resources। तो मल्टीनेशनल कंपनी को बहुत बड़ा फ़ायदा यहाँ पर होता अगर वो जेनेटिक रिसोर्सेज की यहाँ पर जो पेटेंटिंग है उसको मोनोपोलाइज कर लेती है तो। बट फार्मर्स को यहाँ पर बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उनको सीड के लिए उनको डिपेंडेंट होना पड़ेगा मल्टीनेशनल कंपनीज़ के ऊपर। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद लार्ज फार्मर्स इन इंडिया हैव ऑलरेडी टेकन टू दिस मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। जो ये संघ था आपका, हाउएवर ड्रॉज मोस्ट ऑफ इट सपोर्ट्स फ्रॉम द स्मॉल फार्मर्स, और इन्होंने यहाँ पर आप देखें तो ये जो कारगिल नाम की कंपनी थी इसको यहाँ पर क्लोज कर दिया, बेलारी कर्नाटक के अंदर जो ये कंपनी थी। तो ये इशू यहाँ पर हमें देखने के लिए मिला। जीन जो ये टर्म मैंने बताई जीन कैंपेन इसको यहाँ पर कहा जाता है। ओके, तो देख सकते हैं ये यहाँ पर चढ़ गई कंपनी के ऊपर और इसकी कंपनी के जो पेपर्स थे, ऑफिशियल पेपर्स थे, उन सबको फाड़ दिया। ओके, तो डाउन फाइल्स एंड अदर ऑफिशियल पेपर्स कारगिल सीड लिमिटेड इंडिया के हटा दिए गए। आगे चलते हैं, आपको पता होगा एक हुई थी भोपाल गैस स्ट्रेटजी जो कि 1984 में हुई थी, उसके 10 साल यहाँ पर 1994 में पूरे हुए थे और सुप्रीम कोर्ट के कुछ नए डिसीजंस आए थे। तो डिसीजंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे और उसके ऊपर ही यहाँ पर थोड़ी सी बात हुई है। तो यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा 1994 के अंदर वर्ल्ड का सबसे बुरा इंडस्ट्रियल डिजास्टर हुआ, और अगर आप देखें तो 30 टन मिथाइल आइसोसाइनेट यहाँ पर गैस लीक हो गई थी भोपाल के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर बहुत लोग मारे गए थे। आप देखें 1992 में जो कोर्ट है उसने यहाँ पर डिसीजन दिया कि कंपनी से $470 मिलियन लिए जाएंगे और जो लोग हैं जो विक्टिम्स हैं उसके और उनमें बांट दिए जाएंगे। 1994 में जो कंपनी है यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी थी जिसके अंदर से गैस लीक हुई, उसके स्टेक को सेल कर दिया गया, क्योंकि उसके मैं कह सकता हूँ स्टेक होल्डर्स थे वो सबको छोड़ करके भाग गए थे, उसको सेल कर दिया गया UCIL को, और यहाँ पर उससे जो पैसा मिला उससे विक्टिम्स को मदद की गई। अब बात यह है कि ये जो सब वर्डिक्ट यहाँ पर दिए गए, ठीक है बहुत सारा कंपनसेशन आपने लोगों को दिया, बट मेन पॉइंट जो आर्टिकल के अंदर लिखा था वो ये था, बट नॉट ए सिंगल वर्डिक्ट ऑन हाउ टू इवेल्युएट डैमेज
टू पीपल एंड एनवायरनमेंट हैज़ बीन। तो इन्होंने यहाँ पर ठीक है कि बहुत सारा पैसा यहाँ पर बांटा विक्टिम्स को, बट इन्होंने एक भी बात में ये नहीं कहा कि जो पीपल उसके चारों तरफ थे, उसके एनवायरनमेंट को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा। तो मैगजीन एनवायरनमेंट की है, तो इसीलिए इन्होंने ये मुद्दा यहाँ पर उठाने की कोशिश की है। तो एनवायरनमेंट को जो नुकसान पहुँचा उसकी भरपाई नहीं हुई, हालांकि लोगों को पैसा मिल गया। ओके तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ना ही कोई बात यहाँ पर हुई ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स के ऊपर, मतलब इस तरह की अगर चीज़ें और होती हैं तो आप क्या करेंगे। कम्युनिटीज़ जो उसके चारों तरफ रहती थी इंडस्ट्रियल यूनिट के अंदर, उनका भी कोई ध्यान नहीं गया। वाइल देयर आर इंडस्ट्रियल एंड इंश्योरेंस लॉज टू कंपनसेट डैमेज कोज टू द इंडस्ट्रियल वर्कर, जो वर्कर्स उसके अंदर काम करते थे उनको इंश्योरेंस का पैसा मिला, उनको इंडस्ट्रियल के अंदर जो कंपनसेशन मिलना था वो मिला। देयर आर नो लॉज टू इवेल्यूट डैमेज कोज टू द कम्युनिटी एंड एनवायरनमेंट, जो कि उसके चारों तरफ के डैमेज पर हुए। तो जो चारों तरफ डैमेज हुआ उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया, इस चीज़ के ऊपर बात हो रही है। ये सब लाशें हैं, ठीक है, तो बहुत बड़ी त्रासदी यहाँ पर थी। फिर कहते हैं डिजीज़ री इंसर्जेंस। ऐसा था कि बहुत सारी डिजीज़ हैं जो इंडिया से हटा दी गई थी, इरेडिकेट कर दी गई थी, बट वो धीरे धीरे फिर से ऊपर आ रही हैं उठ करके। तो उसके बारे में यहाँ पर आर्टिकल था। आप देखें तो बहुत सारी डिजीज़ ऐसी थी जो कि हमने ख़त्म कर दी थी, जैसे प्लेग था, वो सब हमने ख़त्म कर दिया था। इन्फेक्शियस डिजीजिंग आर वेटिंग इन द विंग टू एग्जिबिट देयर री इमरजेंस एंड एनहेंस्ड वायरलेंस। ओके तो ये जो डिजीज़ है ये दोबारा से वापस आ रही हैं, इनके कारणों पर हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मलेरिया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लेग वापस आया गुजरात के सूरत में, इसी तरीके से मलेरिया यहाँ पर वापस आया, 60,000 लोगों को मार दिया राजस्थान के अंदर। तो ये बीमारियाँ क्यों यहाँ पर आ रही हैं, तो इसके बहुत सारे कारण हैं। जो बीमारियाँ हम ख़त्म कर चुके हैं वो फिर से वापस आ रही हैं, क्योंकि उसके कुछ कारण हैं। उसके कारण है इको बायोलॉजिकल चेंजेस, जैसे ड्रग रेजिस्टेंस टू द पैथोजेंस, इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस ऑफ वेक्टर, इमरजेंस ऑफ न्यू पैथोजन स्ट्रेन, एनवायरमेंटल कोजेज हैं, HIV कोज डिक्रीजिंग इम्यूनिटी है, मतलब आप ऐसी दवाएं ले रहे हैं जो कि आपकी जो दूसरी बीमारी है उनको जन्म दे रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर एडिक्विटीज़ है ह्यूमन फैक्टर के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव एपैथी है, जो ब्यूरोक्रेसी है वो कुछ काम नहीं करना चाह रही, पॉलिसीज डेट नेगलेक्ट, पुअर्स को नेगलेक्ट करने वाली पॉलिसीज़ हैं, बजट के अंदर जो पैसा है उस चीज़ के लिए, बीमारी के लिए उतना ज़्यादा नहीं है। फिर लैक है ह्यूमन पावर की इन रूरल पब्लिक हेल्थ सेंटर। तो ये सब डाटा दिया गया था, मैंने इसके ऊपर ये फ्लो चार्ट तैयार किया। उसके बाद है वर्चुअल एक्टिविज्म कोट इन ए नेट, ए रिसेंट कू इन द इंटरनेट थ्रोज लाइट ऑन व्हाट इज बीइंग रिफर टू एज द इंटरनेट एक्टिविज्म। तो इंटरनेट एक्टिविज्म पूरी दुनिया के अंदर तेज़ी से लागू हो रहा है। मतलब क्या है इंटरनेट एक्टिविज्म का, जैसे ही देखा कि देश के अंदर थोड़े से दंगे हो रहे हैं तभी आपने नेट को बंद कर दिया, इंटरनेट एक्टिविज्म इसको कहा जाता है। ओके तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ओके तो ये आर्टिकल इतना ही था और इसके बारे में कुछ भी खास नहीं था, इसीलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड भी नहीं किया है। ओके तो ये चीज़ें हैं। इजिप्ट में इस तरह की हरकतें पहले भी हुई हैं, इंडिया में भी हुआ है, ठीक। तो ये इंटरनेट एक्टिविज्म का किस्सा यहाँ पर देखने के लिए मिला। ये आ जाता है बैंडिट वेरप्पन के बारे में। इनके बारे में अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा हो तो ये बहुत ही अपने आप में एक बड़े जो हम इनको कह सकते हैं, ये एक पोएचर भी थे, ये एक स्मगलर थे, ये एक मर्डरर थे। वेरप्पन इज़ ए फिनोमिना डेट हैज़ वैग्स टू स्टेट, केरल और कर्नाटक में इनका जो साम्राज्य है वो चलता था। तो ये एक तरीके के आप कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो इनको पोएचर कहिए, स्मगलर कहिए, मर्डरर कहिए, मतलब अपने आप में बहुत बड़े डाकू आप इनको कह सकते हैं। ओके तो इनका नाम था बेरप्पन और इनके ऊपर यहाँ पर जो एक्शंस हैं वो लिए गए। वॉट गिव राइज टू द पीपल लाइक वेरप्पन हु ओपनली फ्लोट द लॉ। तो पूरे लॉ की इन्होंने धज्जियाँ उड़ा करके रख दी। इज इट द रिजल्ट ऑफ अ पॉलिसी विच इंक्रीजिंगली एलिनिएट्स पीपल फ्रॉम व्हाट शुड बी देयर्स एंड एनकरेज देम टू द सपोर्ट आउटलॉज। तो ऐसा क्या है जो उनको सपोर्ट करता है कि वो लॉज को तोड़ देते हैं? क्या स्टेट की मशीनरी ढंग से काम नहीं कर रही? क्या वो सड़ चुकी है? ठीक है तो ये चीज़ें यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दी गई थी और उसके बाद इनके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्या थे। इनको पकड़ने के लिए ऑपरेशन कोकून यहाँ पर शुरू किया गया था। तमिलनाडु की फोर्स ने यहाँ पर ऑपरेशन कोकून शुरू किया था टू कैप्चर द फॉरेस्ट ब्रिगेड वेरप्पन। तो ये जो है बेसिकली फॉरेस्ट के अंदर रहते थे और बिल्कुल भी नहीं पकड़े जाते थे, किसी भी तरह की सेना आ जाए उससे ये बच करके रहते थे। तो जो इमेज है इसके पीछे भी आप फॉरेस्ट देख चुके होंगे। तो फॉरेस्ट के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से छुपने की कला ये लोग जानते थे। सत्यमंगलम फॉरेस्ट रिजर्व है, वहाँ पर डोमिनेट करते थे ये, ठीक है। साउथ इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु है, कर्नाटक, केरला, इन सब जगहों पर इनका दबदबा अच्छा खासा चलता था। ओके आगे चलते हैं। 1998 के अंदर पोलिनेटर्स का इंपॉर्टेंस हमें पता लगा।
हु विल प्ले क्यूपिड, पॉलिनेटर्स आर डिक्लाइनिंग रैपिडली। तो हमें 1998 में पता चला कि पॉलिनेटर्स क्या होते हैं, इनका इंपॉर्टेंस क्या होता है, और ये बहुत तेज़ी से घट रहे हैं, इनकी संख्या घट रही है। अगर ये बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गए तो प्लेनेट का क्या होगा, तो उसके ऊपर ये आपको पता होना चाहिए पॉलिनेटर्स के क्या बेनिफिट होते हैं। तो 75% ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ द फ्रूट्स एंड सीड्स पॉलिनेटर्स के कारण होता है। पॉलिनेटर्स बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज करते हैं फूड प्रोडक्शन को, प्रोवाइड करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच फूड, और मेंटेन करते हैं इकोसिस्टम को। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बताता है कि पॉलिनेटर्स के बहुत सारे बेनिफिट हैं, इसीलिए इनको बचाना चाहिए। डेस्पाइट देयर इंपॉर्टेंस टू द एग्रीकल्चर, पॉलिनेटर्स मैनेजमेंट इन वर्चुअली हियर्ड इन इंडिया। तो इंडिया में इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, हालांकि कभी कभी किसी वर्चुअल मीटिंग में आकर के कह देते हैं कि हाँ ऐसा होना है। इट इज़ द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन एंड नॉट द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन के अंदर एक इंस्टीट्यूट है जो कि इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च कर रहा है, हालांकि इतनी बड़ी लेवल पर काम नहीं हो रहा है। तो उसके अंदर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बट बड़े लेवल पर काम नहीं होता है। अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें, चाइना, अर्जेंटीना, मैक्सिको है, तो ये लोग बी कॉलोनीज़ को एस्टेब्लिश करने में काफ़ी ज़्यादा आगे हैं और एपियरी प्रोडक्ट से अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। तो इंडिया को इन सब से थोड़ा सा कुछ सीखना चाहिए। ऑलराइट, तो ये चीज़ यहाँ पर है। फिर अगर हम बात करें तो 1999 तक आते आते बिहार में फ्लड्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। कोसी रिवर का नाम आपने सुना होगा, वहाँ पर हमें देखने के लिए मिला कि बिहार में ज़्यादा फ्लड्स आए। इसका कारण भी यहाँ पर दिया गया है, दिस इज़ नॉट अ स्टोरी अबाउट द फ्लड इन बिहार, दिस अ स्टोरी हाउ एन एंटायर सोसाइटी हैज़ बीन करप्टेड बाय मनी मीन ऑफ बिल्डिंग एम्बैंकमेंट फॉर द फ्लड कंट्रोल। देखिए, एक होता है एम्बैंकमेंट, फ्लड अगर रिवर में आता है तो उससे बचने के लिए एम्बैंकमेंट्स का यूज़ किया जाता है। तो एम्बेंडमेंट को यूज़ करते समय जो करप्शन की सिचुएशन आती है, मतलब अच्छे से यूज़ ना करना, जिसके कारण फ्लड की इंटेंसिटी को कंट्रोल करने के बजाय वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये दिक्कत देखने को मिली। आप देखिए, एम्बैंकमेंट इस तरीके की चीज़ होती है, यहाँ पर आपका जो पानी का लेवल है वो नीचे कर दिया जाता है और साइड में दीवारों को ऊंचा उठा दिया जाता है। इन दीवारों के ऊपर जो कम्युनिटीज़ हैं जिनके पास हाउसेज नहीं होते वो रिसाइड करना शुरू कर देती हैं। 1999 में यही हुआ, रिवर कोसी के चारों तरफ जो एम्बैंकमेंट था ईस्टर्न साइड पर बना हुआ, वो यहाँ पर बह गया, जिससे कई लोगों की मौत भी हुई। द एम्बैंकमेंट अलोंग द कोसी हैव लेड टू ड्रेनेज कंजेक्शन एंड imparted of some place a false sense of security। तो यहाँ पर बताया गया कि जो करप्शन यहाँ पर किया गया होगा इस एम्बैंकमेंट को बनाने में, जो कि ईस्ट साइड पर ये टूट गया, तो उसका श्रेय किसको जाता है। तो एम्बैंकमेंट जो है एक वर्ड है जो कि यूज़ किया जाता है आर्टिफिशियल रिस्क के लिए। आप देखिए तो जो रिवर है उसकी साइड्स को थोड़ा ऊपर उठा दिया गया है ताकि फ्लड भी आए तो पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर उठ जाए, बट जो 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 रिसाइडिंग एरियाज़ हैं उनकी तरफ को ना आए। ओके, तो रोक है या सोइल है उसके ज़रिए रिवर की साइड को ऊंचा कर दिया जाता है और डिज़ाइन किया जाता है कि रिवर के टाइम जब फ्लड आए तो वो पानी को रोक सके, टू ट्राई किया जाता है। अब रोके ना रोके उसका कोई ज़रूरी नहीं है। तो एम्बैंकमेंट के कई सारे एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसकी हायर मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। अब इतना ऊंचा बनाना है और बिल्कुल सटीक बनाना है, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। फिर देखें, अगर ये ब्रीच हुआ तो वाटर विल स्टे ऑन द एम्बैंकमेंट डिस्ट्रॉइंग द एनिमल हैबिटेट। एनिमल हैबिटेट को तो डिस्ट्रॉय करेगा ही करेगा, साथ ही मैंने बताया कि इन एम्बैंकमेंट्स के ऊपर बहुत सारी जो बेसिकली जिन लोगों के पास हाउस नहीं होते वो लोग यहाँ पर रहते हैं, तो उनको भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हार्म देखने के लिए मिलता है। इवन होप दैट अल्टरनेटिव ट्रेड पॉलिसीज़ विल बी सीरियस डिस्कसली। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि इतने साल हो गए, 20 साल के करीब हो गए लगभग इस केस को, और अभी भी हम लोग एम्बैंकमेंट ही बनाते हैं फ्लड से बचने के लिए। तो फ्लड से बचने के लिए हमें एक नई पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, नई तरीके से सोचना होगा। अब एम्बैंकमेंट से काम नहीं चलेगा। ऑलराइट, तो ये चीज़ आपको देखनी है। फिर आपको देखना है ड्रॉट्स यहाँ पर आने शुरू हुए, बहुत ज़्यादा ड्रॉट्स देखने के लिए मिले। ड्रॉट्स इन इंडिया इज़ अ ह्यूमन परपेचुएटेड क्राइस देखने के लिए मिला। इवन पॉलिटिशियंस नो हाउ टू इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर बट व्हाट आर द सॉल्यूशंस। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि सूखे की कंडीशंस बहुत सारे स्टेट्स में देखने के लिए मिली। सन 2000 का टाइम यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। पॉलिटिशियंस को भी पता था कि पानी की क्या इंपॉर्टेंस है, बट ड्रॉट से किस तरीके से मैनेजमेंट लिया जाए वो ये लोग नहीं जानते। ओके, तो ये चीज़ है। सर्वे किया गया सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा कुछ विलेजेस में, और यहाँ पर गुजरात की और वेस्टर्न मध्य प्रदेश के, और वहाँ पर पाया गया कि दैट ऑल दोज विलेजेस दैट हैव अंडरटेकन रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर सेट डेवलपमेंट इन द अर्लियर ईयर हैड नो ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम। तो कुल मिलाकर के जिन विलेजेस में सर्वे किया गया और जो लोग यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते थे, वाटर शेड डेवलपमेंट करते थे, वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर की कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कि जिन विलेजेस में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं था, जो कि वाटर कंजर्वेशन के लिए कुछ नहीं कर रहे थे, वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम आ रही थी।
ठीक है। टू प्रोवाइड लास्टिंग रिलीफ अगेंस्ट ड्रॉट गवर्नमेंट विल नीड टू गो बियॉन्ड प्रोमिसेस। तो जब चुनाव के दौरान ये प्रॉमिस किए जाते हैं तो आपको उनको इम्प्लीमेंट भी करना होता है। इट शुड नीड द प्रेसिडेंट्स एडवाइस एंड प्रिपेयर ए कंसंट्रेट प्लान एक्शन टू डेवलप अ मास मूवमेंट फॉर वाटर हार्वेस्टिंग। तो वाटर हार्वेस्टिंग जो है उसके ऊपर मास मूवमेंट यहाँ पर चलाना पड़ेगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करवानी पड़ेगी, वाटर शेड डेवलपमेंट का काम यहाँ पर कराना पड़ेगा। राइट, तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्ट्रेंथन किया गया 2001 की बात यहाँ पर है। एन एनालिसिस और हाउ द गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड माल न्यूट्रिशन एंड स्कैरसिटी ऑफ द फूड एंड वाटर। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि 2001 में हमें पता चला कि मिलेट्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है। जनरली जो पूरी कंट्री है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब है राइस और व्हीट की तरफ को चली गई। आज भी देखें तो PDS सिस्टम के थ्रू आपको राइस एंड व्हीट ही जो है वो 3 रुपये और 2 रुपये में दिया जाता है। कोर्स ग्रेन्स भी दिए जाते हैं, ठीक है, बट उनका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। तो उसको ही यहाँ पर बताया गया कि उनका इंपॉर्टेंस हमें समझ में आया। The shift to rice and wheat-based food has abandoned them to chronic food and nutritional security। तो मिलेट्स के ऊपर इंडिया में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया और जिसके कारण न्यूट्रिशनल इनसिक्योरिटी इंडिया के अंदर देखने के लिए मिली। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर है। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी कंट्री के अंदर बहुत ही बुरी हालत में है। हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी। दो टाइप के हंगर की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती हैं, एक ओपन हंगर और दूसरा है हिडन हंगर। तो ओपन हंगर की प्रॉब्लम है, हिडन हंगर तो इस तरीके का होता है कि आप खाना तो खा रहे हो बट उसमें न्यूट्रिशन नहीं है। ओके, तो ये प्रॉब्लम भी इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। तो क्यों यहाँ पर मिलेट्स की हमें इंपॉर्टेंस समझ में आई। इंडिया हैज़ द 5th लार्जेस्ट एरिया अंडर द कोर्स ग्रेन आफ्टर US, चाइना, ब्राज़ील एंड रशिया। पीटी के लिए याद रखिएगा इस पॉइंट को। तो 5th लार्जेस्ट एरिया यहाँ पर इंडिया का है, बट उगाया नहीं जाता। क्यों नहीं उगाया जाता वो रीज़न मैं यहाँ पर बताऊँगा। फॉर एवरी फर्दर इंक्रीज ऑफ 100 टन इन इंडियाज फूड ग्रेन प्रोडक्शन, राइस एंड व्हीट टोटल 91। यानी कि अगर 100 टन का फूड प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें 91 तो व्हीट और राइस ही उगाया जा रहा है और बाकी का 9% मिलेट्स उगाए जा रहे हैं। ओके, तो ये बहुत ही गलत है। ऐसा क्यों हो रहा है वो देखिए। कोर्स सीरियल्स क्यों नहीं उगाए जाते? क्योंकि इनकी प्रोडक्टिविटी ग्रोथ स्लो होती है, प्राइसेस बहुत ही लो होते हैं। एग्रीकल्चर फाइनेंस पॉलिसीज़ जैसे कि इनके लिए क्रॉप लोन नहीं दिया जाता, इनके लिए कोई भी इंश्योरेंस प्रोविज़न नहीं किया जाता, MSP नहीं दिया जाता, गवर्नमेंट इनके ऊपर सब्सिडीज़ नहीं देती। और साथ देखिए तो गवर्नमेंट डज नॉट कम टू द रेस्क्यू ऑफ द कोर्स ग्रेन फार्मर्स व्हेन द क्रॉप इज़ बैडली डैमेज। और क्रॉप अगर डैमेज हो जाए तो सरकार इसके लिए फार्म वेवर का भी प्रोविज़न नहीं रखती, ठीक है। तो अनफेवरेबल वेदर जैसी कंडीशन, नेचुरल डिजास्टर में सरकार मदद नहीं करती, इसलिए किसान सेरल नहीं उगाता, MSP भी नहीं मिलता, इस वजह से दिक्कतें हो जाती हैं। ओके, तो ये इशू समझ में आना चाहिए। फिर यहाँ पर देखें तो लैंग्वेजेस की बात हुई है कि इंडिया में किस तरह की बायोडाइवर्सिटी के साथ लिंग्विस्टिक एंड एथनिक प्लुरलिटी भी देखने के लिए मिलती है। मतलब दुनिया में आप देखें तो 6000 से ज़्यादा लैंग्वेजेस यहाँ पर परसिस्ट करती हैं और ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब इंडिया जैसे कंट्री को अगर आप देखें तो इंडिया में 380 लैंग्वेजेस हैं। ओके, तो इंडिया में अपनी इतनी ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं। और भी कंट्रीज़ की यहाँ पर बात करें तो दीज आर टू ग्रेट वेल्स ऑफ द हाई डेंसिटी ऑफ द लैंग्वेज। इंडिया के अंदर दो सबसे ज़्यादा ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा लैंग्वेजेस का यूज़ होता है पूरे 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 विश्व की मैं बात कर रहा हूँ। पहला है वेस्ट अफ्रीका कोस्ट थ्रू द कॉन्गो बेसिन टू द ईस्ट अफ्रीका एंड द अदर इज़ इंडिया एंड पेनिनसुलर साउथ एशिया। तो ये दो बेल्ट हैं, पापुआ न्यू गिनी है, इंडोनेशिया है, पैसिफिक है, ये सब इसके अंदर कंट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो ये जो दो बेल्ट हैं इंक्लूडिंग इंडिया कंटेन 60% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंग्वेज। तो इन दोनों बेल्ट्स के अंदर दुनिया की 60% जो लैंग्वेजेस हैं वो यहाँ पर परसिस्ट करती हैं। ओके, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। तो ये दो बड़ी बेल्ट हैं, इनका नाम थोड़ा सा याद रखिएगा। ओके, तो इतना ही काम का था। फॉरेस्ट राइट को रिकॉग्नाइज किया गया 2003 के अंदर। डीप इन द वुड्स इन मर्की बैटर रेजेस इनसाइड इंडियाज फॉरेस्ट एंड कोर्ट रूम। तो जो 2003 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनका इविक्शन किया जाए, जो फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं इलीगल तरीके से उनको यहाँ पर हटाया जाए। तो ये डिसीजंस यहाँ पर आया था। 5 मेंबर सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बनाई थी, सेटअप की थी। कोर्ट ने रिकमेंड किया था सेवरल टाइम्स स्ट्रोंगर देन दोज इन द MOEF सर्कुलर। पहले मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने यहाँ पर अपना एक सर्कुलर जारी किया। उन्होंने कहा कि जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनको वहाँ से निकाला जाए। फिर वो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट ने भी उनको फटकार लगा दी और यहाँ पर जो मेजर्स लिए गए वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। ओके, तो यहाँ पर उनके इविक्शन के ऑर्डर दे दिए गए। ऐसा ही 2019 में भी किया गया और ये कंटिन्यूसली न्यूज़ में रहता है।
उसके बाद देखें तो ओबेसिटी की प्रॉब्लम्स 2004 के अंदर देखने को मिली। रिड्यूसिंग ओबेसिटी द लीडिंग कोज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड के अंदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं और क्रॉनिकल डिजीज़ हैं, वो भी यहाँ पर बढ़नी शुरू हो गई। 2004 की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप देखें कि ओबेसिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी ईच एंड एवरी नेशन के अंदर। ओके, तो अराउंड 1 बिलियन एडल्ट इन द वर्ल्ड जो कि ओवर वेट से इस समय जूझ रहे थे। इसके साथ साथ ही डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, गॉल ब्लैडर एलिमेंट्स हैं, कैंसर हैं, साइको सोशल प्रॉब्लम्स हैं, और भी हज़ार तरह की प्रॉब्लम्स हैं जिसकी ओबेसिटी की वजह से यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। तो कुल मिलाकर के नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ यहाँ पर बढ़नी शुरू हो गई। The governments of several developing countries like India claim that obesity and non-communicable disease are not their problem। तो इंडिया ने ये कहा कि ये जो समस्याएं हैं ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, बट ये क्यों बढ़ रही हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, ये हमारी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर ये चीज़ें बढ़ तो रही हैं, बट पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो इसको मना करती है। तो हैज़ बिकम अ पॉलिटिकल गेम। तो पॉलिटिक्स जो है वो इस चीज़ को नकारने शुरू कर देती है कि ओबेसिटी बिल्कुल भी नहीं है और ये सब कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे पास और भी बड़े बड़े मुद्दे हैं। ठीक, तो ये कह करके नकार दिया जाता है, हालांकि इसके कारण बीमारियां आपको पता होनी चाहिए कि इतनी सारी हो जाती हैं। ओके, उसके साथ बहुत सारी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं और ये हर कंट्री के अंदर हैं, चाहे वो लो इनकम कंट्री हो, मिडिल इनकम कंट्री हो, और हर एक कंट्री के अंदर ये जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम है देखने के लिए मिलती है। द स्ट्रेटजी जो कि केम आउट हुई इन नवंबर 2003, हाउ टू प्रिवेंट द एनसीडीज यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, एफएओ ने ये स्ट्रेटजी यहाँ पर लॉन्च की। तो वो स्ट्रेटजी के ऊपर यहाँ पर बताया गया कि किस तरीके से स्ट्रेटजी लॉन्च की जाएगी। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को चेंज करना पड़ेगा, फिजिकल एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज़ को चेंज करना पड़ेगा, सर्विलियंस सिस्टम को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, कंज्यूमर एजुकेशन को जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा। ओके, तो इसके कारण हम रोक सकते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, उनका जो विस्तार है उसको रोका जा सकता है। ड्राफ्ट को पेश किया गया डब्ल्यू एच ओ के अंदर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2004 के अंदर, और यहाँ पर एक सुझाव दिया गया कि कंट्रीज़ जो हैं वो इंडस्ट्री जो हैं उनको शुगर और जंक फूड जैसी चीज़ों को रोकना पड़ेगा। अब जो शुगर इंडस्ट्रीज़ थी उनको ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, तो ये जो पॉलिसीज़ है कुल मिलाकर के इम्प्लीमेंट नहीं हुई। नॉट इम्प्लीमेंट बिकॉज बहुत सारी कंट्रीज़ जैसे यूएस है, पाकिस्तान ये कह रहा था कि इसके ऊपर अच्छे से रिसर्च नहीं हुई, साइंटिफिक रिसर्च करके आओ तब जा कर के बात करना। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। टाइगर की बात करें 2005 में सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर यहाँ पर स्टडी हुई और डाउन टू अर्थ की टीम वहाँ पर गई और उन्होंने यहाँ पर चेक किया और बहुत बड़ा फ्लो यहाँ पर देखने के लिए मिला। बहुत बड़ा फ्लो यहाँ पर देखने को मिला। टाइगर की सेंसस के ऊपर साइंटिफिक वे यहाँ पर डेवलप करने की बात हुई। आपको पता है कि टाइगर की यहाँ पर सेंसस होती है और उस टाइगर की सेंसस के लिए पगमार्क मेथड का यूज़ यहाँ पर किया जाता है, मतलब उसके पद चिन्हों को आप फॉलो करते हुए यहाँ पर जो है वो देखते हो कि कितने टाइगर वहाँ पर हैं। ठीक है, तो ये पगमार्क मेथड बिल्कुल गलत बताया गया 2005 के अंदर, बताया गया कि भाई बहुत ही गलत मेथड है, इसके द्वारा गलत इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ओके, हुआ क्या था कि सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर 12 से 13 टाइगर होने की जो सूचना थी वो यहाँ पर थी। जब टीम वहाँ पर गई, एक डिजीज़ फैली थी जिसके कारण टाइगर्स की फिर से जांच होनी थी, तो वो टीम वहाँ पर गई और जाकर के देखा कि वहाँ पर एक भी टाइगर वहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो जो ये सिचुएशन देखने के लिए मिली कि वहाँ पर एक भी टाइगर नहीं है, क्योंकि वहाँ का जो ऑफिसर था उसने भी वहाँ पर जो चार्जेस हैं वो करप्शन के चार्जेस वहाँ पर लगे थे उसके ऊपर। ठीक है, तो ये सरिस्का टाइगर रिजर्व की पूरी थी और पगमार्क मेथड को यहाँ पर गलत बताया गया कि ये साइंटिफिक तरीका नहीं है, आप कुछ और साइंटिफिक तरीका अपनाइए। फार्मर्स की सोसाइटी देखने के लिए मिली 2006 में कॉटन के ऊपर, कॉटन ट्रेड के ऊपर, और कॉटन ट्रेड बिल्कुल गिर चुका था 2006 तक आते आते, और फार्मर्स की सोसाइटी देखने के लिए मिली। तो ये सब मैंने एक ही लाइन में यहाँ पर लिख दिया। आपको पता हो तो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था कॉटन को इंडिया के अंदर, और वो ब्रिटिशर्स की अपनी कॉटन नहीं थी, अमेरिकन कॉटन को इंट्रोड्यूस किया था। इंडिपेंडेंस के बाद कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो कुल 3% था और बढ़ते बढ़ते सन 2000 तक ये 70% कॉटन प्रोडक्शन हो गया। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है प्राइसेस कम होते चले जाते हैं, प्रोडक्टिविटी लो होती चली गई, इनपुट प्राइस लो जो है वो बहुत ज़्यादा होते चले गए, मतलब पानी, बिजली, इरिगेशन ये सब ज़्यादा होता चला गया, और जो आउटपुट बेस्ड थे वो यहाँ पर कम होते चले गए। तो लो प्रोडक्टिविटी क्यों थी? क्योंकि अमेरिकन कॉटन यहाँ आप इंडिया में उगाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो जो कंडीशंस हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस है, वो यहाँ पर अच्छी नहीं थी। ओके,
वो फेवरेबल कंडीशंस नहीं थी। हालांकि हमने सन 2000 तक बहुत कुछ यहाँ पर झेल लिया, बट मिट्टी की जो उर्वरता है वो अभी यहाँ पर ख़त्म होती चली गई। ओके, तो प्रॉफिटेबिलिटी धीरे धीरे किसानों की गिरने लगी, बट बड़ी बड़ी जो कंपनियां थीं वो यहाँ पर अच्छा खासा फ़ायदा उठा रही थी। जो टेक्सटाइल कंपनीज थी उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था। तो जब प्रॉफिटेबिलिटी गिर गई तो उसके बाद फार्मर्स की सोसाइटी देखने के लिए मिली, और उसके लिए जो सॉल्यूशन था वो ये था कि डेवलप द सीड सूटेड फॉर द इंडियन कंडीशन। तो इंडिया की एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए जो सीड अच्छे हो सकते हैं कॉटन के, उनको यहाँ पर उगाने का काम किया जाए। ऑलराइट, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक जनरल व्यू यहाँ पर देने की कोशिश मैंने की। सी लेवल राइज को रिकॉग्नाइज किया गया दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग के जरिए। सी लेवल राइज हुआ। ए ट्रिप इन द सुंदरबन इन द बे ऑफ बंगाल शोज हाउ डिवास्टेटिंग कैन बी इन टेंडम विद द इनसाइड टाइडल इरोजन। जब टाइड्स आते हैं तो आपको पता होगा कि मैनग्रोव्स जो हैं वो यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट हैं। तो मैनग्रोव्स जो टाइडल एनर्जी है उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं, ताकि जो डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट है सी लेवल राइज का वो यहाँ पर देखने के लिए ना मिले। तो सुंदरवन के अंदर हमने यही देखा, मैनग्रोव्स का बहुत बड़ा भंडार यहाँ पर है। बे ऑफ बंगाल के अंदर जब भी टाइडल इरोजन होता था तो मैनग्रोव्स यहाँ पर उसको रोक लेते थे। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे आइलैंड्स यहाँ पर ख़त्म भी हो गए। तो उसी के ऊपर यहाँ पर बात हो रही है। आपको पता हो कि सुंदरवन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मैनग्रोव्स हैं, जिसका 40% इंडिया के अंदर है और बाकी 60% बांग्लादेश के अंदर है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत डेंस ऑलमोस्ट इम्पेनेरेबल एश्योराइन फॉरेस्ट हैं जिनको मैनग्रोव्स कहते हैं। अमेजिंग बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर है। द सुंदरवन हाउएवर इज बेस्ट नोन फॉर द बीइंग द लार्जेस्ट रिमेनिंग नेचुरल हैबिटेट फॉर रॉयल बंगाल टाइगर भी यहाँ पर पाया जाता है। तो ये सब तो चीज़ें हो गई, बट मैंने जो आपको पॉइंट बताना था वो ये था कि यहाँ पर जो मैनग्रोव्स के बहुत बड़े जो रिजर्व हैं वो टाइडल एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे टाइडल इरोजन नहीं हो पाता। और जो आइलैंड है वो, देखिए, ये तो आइलैंड नहीं है, ठीक है, बट आइलैंड में भी अगर यहाँ पर मैनग्रोव्स होते तो वो आइलैंड बचा रहता, आइलैंड ख़त्म नहीं होता। तो यही बताया जा रहा है कि सुंदरबन का एग्जाम्पल देखिए, सुंदरबन का इलाका अब तक इरोड हो चुका होता अगर यहाँ पर मैनग्रोव्स नहीं होते तो। राइट, ये याद रखना है। 2008 में हमें पता लगा कि हाइड्रो पावर का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। देखिए, हाइड्रो पावर जनरेट करने के लिए आपको सिंपल सी बात है, एक बड़ी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो है स्विफ्ट फ्लोइंग रिवर। रिवर की गति तेज होनी चाहिए, तभी जाकर के आपको हाइड्रो पावर का इंपॉर्टेंस देखने के लिए मिलेगा। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करना हाइड्रो पावर कहलाता है। नर्सर नरिशर ऑफ एन एंशियंट सिविलाइजेशन द गंगा कुड बी गास्पिंग फॉर इट्स सर्वाइवल। तो गंगा रिवर के ऊपर जो विभिन्न तरीके के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यहाँ पर चले हुए हैं उनके ऊपर बात यहाँ पर हो रही है। बिकमिंग अ फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, सेवरल ऑफ विच आर कमिंग अप इन द भगीरथी एंड अलकनंदा बेसिन। तो गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं उनके ऊपर अलग अलग तरीके के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं, क्योंकि अपर फेज़ में गंगा की जो गति होती है वो बहुत तेज़ होती है, ये मैं आपको पहले भी बताया है। और द हाईएस्ट ऑफ दैम बैरोन घाटी इज़ 27 किलोमीटर फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इन सभी के ऊपर प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्लेम किया है। 55 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इंडिया के डिफरेंट फेजेस के अंदर चल रहे हैं इस समय उत्तराखंड के अंदर। देखें, कुछ प्लानिंग के अंदर हैं, कुछ कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं। तो ये सब काम आपका चल रहा है उत्तराखंड के अंदर। ओके, सेवरल हाइड्रो पावर प्लांट्स आर प्लान्ड ऑन द ट्रिब्यूटरीज ओवर द गंगा। तो गंगा और उसकी सहायक नदियों के ऊपर बहुत सारे हाइड्रो पावर प्लांट लगाए जा चुके हैं और अभी भी चल रहे हैं। वैक्सीन शॉर्टेज देखने के लिए मिली। ये वैक्सीन शॉर्टेज कोविड-19 की नहीं है, 2009 के अंदर डीपीटी और बीसीजी की बहुत ज़्यादा वैक्सीन शॉर्टेज देखने के लिए मिली। प्राइवेट जो वैक्सीन मेकर्स थे वो यहाँ पर प्रमोट करने की बात उनको यहाँ पर हुई कि उनको प्रमोट किया जाए। प्राइवेट इंडस्ट्री सेज इट्स वैक्सीन आर कॉस्टलियर बिकॉज इट इन्वेस्ट अ लॉट इन इट्स प्रोजेक्ट। तो जनरली जब वैक्सीन का निर्माण होता है तो ये कहा जाता है कि प्राइवेट सेक्टर की जो वैक्सीन्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाईली कॉस्टलियर होती हैं। बट यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर्स ने कहा कि कॉस्टलियर इसलिए हैं क्योंकि हमने अपने प्रोडक्ट्स के अंदर इम्प्रूवमेंट किए हैं, हमने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, इस वजह से वैक्सीन महंगी है। तो डीपीटी और बीसीजी वैक्सीन के अंदर वैक्सीन शॉर्टेज हमें यहाँ पर देखने के लिए मिली थी। नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंपॉर्टेंस हमें पता चली 2010 के अंदर। 2010 के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल की हमें पता चला बात की ई ड्राइवन के ऊपर यहाँ पर बात हुई। इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स आर गेनिंग अ फुट फोल्ड बिकॉज दे आर चीप एंड क्लीन। तो 2007-8 की बात है, 1,30,000 इलेक्ट्रिक टू व्हीकल्स यहाँ पर बिके पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमें पता लगा इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्या इंपॉर्टेंस होता है। और 2010 तक आते आते हमने यहाँ पर
जो इसका प्रोडक्शन है उसके ऊपर बात की। इंडिया में नहीं बात हुई, लेकिन चाइना ने यहाँ पर 10 साल के अंदर अपना प्रोडक्शन को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव किया है। ऑलराइट, नोट इम्पोर्टेंट। और इससे पहले हम ई व्हीकल के बारे में अलग से मैगजीन पढ़ चुके हैं। ओके, तो याद रखिएगा उस चीज़ को। ऑलराइट, फिर बात करते हैं इंटरनेट फ्रीडम की। तो ये जो इंटरनेट एक्टिविज्म वाला मुद्दा था, वही मुद्दा यहाँ पर भी है। इंटरनेट बिकम्स द पब्लिक स्क्वायर। आपको पता है कि पब्लिक एक अंगूठा दबाते ही कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ शेयर हो जाती है। एंड मार्केट प्लेस ऑफ आवर वर्ड, इट इज़ बिकमिंग अ कॉन्स्टेंट टेरेंट। कहने का मतलब ये है कि द इंटरनेट देयरफॉर इज टर्निंग इन द कन्फ्लिक्ट जोन विद एवरीवन सीकिंग कंट्रोल ऑफ इट। हर एक, चाहे वो गवर्नमेंट हो, कॉरपोरेशन हो, सोशल नेटवर्किंग साइट हो, कोई भी बड़ी कंपनी हो, फेसबुक गूगल टाइप की कंपनीज हो, वो सभी कंट्रोल करना चाहते हैं इंटरनेट के ऊपर। क्यों? क्योंकि इससे पूरी सरकार बदल सकती है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया था इजिप्ट का। इजिप्ट के अंदर प्रेसिडेंट होस्नी मुबारक के खिलाफ पब्लिक प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो इंटरनेट की सर्विस को बंद कर दिया गया, जिससे कि प्रोटेस्ट रोकने में मदद मिली। ऐसा ही इंडिया के अंदर सीए प्रोटेस्ट के दौरान भी हुआ था। इंडिया का एक फ्रेमवर्क याद रखिएगा। 2008 में जब मुंबई में अटैक हुआ था, जो मुंबई में 2008 का अटैक हुआ था, ठीक है, उसके बाद हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर संशोधन किया और हमने ये कहा कि सेक्शन 69A परमिट्स द सेंटर टू इशू डायरेक्शन फॉर ब्लॉकिंग ऑफ पब्लिक एक्सेस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्सेज विच मीन्स दैट गवर्नमेंट कैन ब्लॉक एनी वेबसाइट। तो ये जो प्रोविज़न यहाँ पर डाला गया, ये पब्लिक सेफ्टी के लिए डाला गया था और साथ ही इस चीज़ के लिए भी डाला गया था कि जब जब यहाँ पर आप देखें तो गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रही है। ओके, तो ये आप देखें, ये प्रोविज़न आपको याद रखना है। जो भी प्रोविज़न का संशोधन यहाँ पर किया गया था वो क्यों किया गया था, 2008 के बाद किया गया, ताकि जो गवर्नमेंट है उसको अपनी पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करने में दिक्कत ना हो। सीए के दौरान इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। उसके बाद देखें आर्कटिक की मेल्टिंग यहाँ पर देखने को मिली। आर्कटिक जो है वो लगातार यहाँ पर पिघल रहे थे। 2012 से ये चीज़ हमें देखने को मिली। टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे। मेल्टिंग आर्कटिक आइस आर चेंजिंग ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स यहाँ पर चेंज हो रही थी। ओके, पानी पिघलता चला जा रहा था, बर्फ़ कम होती चली जा रही थी। जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो आर्कटिक में पाए जाते हैं वो सब धीरे धीरे ऊपर आ रहे थे। तो अलग अलग कंपनीज़, अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं वो अपनी क्लेमिंग लेने के लिए वहाँ पर जा रही थी। ओके, तो यहाँ पर देखें आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज 2007 में एस्टिमेट किया कि आर्कटिक आइस फ्री हो जाएंगी 2099 तक। ठीक है, तो 2099 तक आर्कटिक के अंदर आइस नहीं बचेगी। हालांकि कुछ और स्टडीज़ हुई, उन्होंने कहा 2040 तक ही नहीं बचेंगी। तो आर्कटिक का अपना इंपॉर्टेंस है, बहुत ही ज़्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स वहाँ पर मिलते हैं। रशिया की अपनी मोनोपोली इनके ऊपर है। ठीक है, कुछ और बड़े बड़े जो देश हैं वो भी यहाँ पर हिस्सा लेते रहते हैं। ऑयल के बहुत बड़े डिपॉजिट्स यहाँ पर हैं। हालांकि टोपोग्राफी और ज्योग्राफी की वजह से ये सब चीज़ें अभी नहीं एक्सकावेट की जा सकती हैं। पोलर मोशन का कंसेप्ट मिलता है। जियोपॉलिटिक्स पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी अगर आर्कटिक की ग्लेशियर्स यहाँ पर पिघले। ये मैंने आपको कराया है क्लाइमेट चेंज किस तरीके से कोस करता है अर्थ की एक्सिस को। तो किस तरीके से अगर ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो शिफ्ट होगा इन द अर्थ एक्सिस, इसको देखिएगा। ऑलराइट, उत्तराखंड के अंदर फ्लैश फ्लड्स देखने के लिए मिले। 2013 की मैं बात कर रहा हूँ। केदारनाथ जो क्राइसिस यहाँ पर हुआ था उसकी बात यहाँ पर हो रही है। तो वो फ्लैश फ्लड थे। फ्लैश फ्लड का मतलब है कि कंडीशंस ना बन रही हो फिर भी फ्लड आ जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। केदारनाथ टेम्पल का ये इशू था और इसके अंदर यहाँ पर आप देखें तो उत्तराखंड का गढ़वाल जो रीजन है वहाँ पर पिलग्रिमेज आते हैं 4 धाम यात्रा के लिए। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ घूमने के लिए आते हैं। तो वहीं पर केदारनाथ में यहाँ पर बाढ़ का सिचुएशन बन गई। ओके, हालांकि बारिश यहाँ पर होती रहती है, फ्लड्स यहाँ पर आते रहते हैं, बट इस बार के जो फ्लड थे वो बहुत ही ज़्यादा भयानक फ्लड देखने के लिए मिले। आर्मी ने बहुत ही रेस्क्यू यहाँ पर वर्क किया। आप देख सकते हैं कि आर्मी क्रिएट्स अ फुट ब्रिज। ओके, तो यहाँ पर लोगों को बचाने का काम इन्होंने किया। उसके बाद गंगा का फ्लो चेंज करने के लिए लेट द गंगा फ्लो वेज टू मेक द होली रिवर अगेन। तो नमामि गंगे प्रोग्राम 2014 में लॉन्च किया गया, उसके ऊपर बात हो रही है 2014। नमामि गंगे प्रोग्राम लॉन्च किया गया और उसके बहुत सारे कंपोनेंट लॉन्च किए गए, जैसे जैसे अविरल गंगा, ठीक है, और उसके बाद ज्ञान गंगा, जन गंगा, ठीक है, निर्मल गंगा। मतलब गंगा का फ्लो चलता रहना चाहिए, शुद्ध रहनी चाहिए, लोगों के अंदर एस्पिरेशन आनी चाहिए कि हमें गंगा को शुद्ध रखना है। ओके,
इसके अंदर एक कंसेप्ट दिया गया था, व्हाट इज़ डाइल्यूजन ऑफ वेस्ट। डाइल्यूजन ऑफ वेस्ट का मतलब होता है जो वेस्ट नदी के अंदर जा रहा है, आप उस वेस्ट के अंदर मिक्सिंग और कर दीजिएगा वेस्ट की। Dilution is the mixing of a waste with one or more material or the waste is with an aim of lowering the concentration of one component present in the waste without chemical transformation in order to allow the dilute waste to be sent to a treatment or recycling method। कहने का मतलब ये है कि मान लो कि किसी वेस्ट के अंदर लेड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मात्रा अगर किसी बॉडी में जाकर के मिलेगी तो उस बॉडी को पूरा का पूरा लेड युक्त वो कर देगी। ओके, बट अगर हम इस के अंदर और यहाँ पर वेस्ट मिला दें तो उस लेड का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, उस लेड का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, याद रखिएगा उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। मतलब 1 लीटर पानी में जो लेड घुलना था वो अब कम घुलेगा। ठीक है, तो इससे इम्पैक्ट भी कम देखने के लिए मिलेगा। यह है डाइल्यूजन ऑफ वेस्ट, इसको याद रखिएगा। ओके, इसके बाद चलते हैं आगे और क्या चीज़ें दी गई हैं उसके ऊपर देखते हैं। वैक्सीन हेजिटेंसी का प्रोविज़न हमको यहाँ पर देखने के लिए मिला। लोग वैक्सीन नहीं लेते हैं, क्यों नहीं लेते हैं उसके बारे में बात करते हैं। अभी कोविड की बात नहीं हो रही है, और अलग अलग तरह की वैक्सीन्स यहाँ पर थी जो कि बहुत ख़तरनाक डिजीज़ थी, उनके लिए वैक्सीनेशन कराया जा रहा था। बट कुछ लोग इसको नहीं लेते, क्यों? क्योंकि हम देखते हैं क्यों नहीं लेते। ओके, केरल के अंदर डिप्थीरिया से 2 बच्चों की मौत हो गई, 2015 की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उनके घर वालों ने उनको वैक्सीन नहीं दिलाई थी। ऐसा ही सेम केस हुआ, 1 चाइल्ड डाइड क्योंकि उसको वैक्सीन नहीं दिलाई गई थी। क्यों? क्योंकि उसके जो पेरेंट्स थे वो एंटी वैक्सीनेशन कैंपेनर थे, मतलब वो वैक्सीन को सपोर्ट नहीं करते थे। वो कहते थे कि वैक्सीन के अंदर कुछ ऐसा हो सकता है जो कि हमारी धार्मिक भावनाओं को हर्ट करेगा। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। डिप्थीरिया अलग बीमारी है, ठीक। तो डिप्थीरिया से यहाँ पर केरल के अंदर जो बेसिकली बच्चों की डेथ देखने के लिए मिली, उसके ऊपर डिस्कशन की यहाँ पर बात हुई कि किस तरीके से जो पेरेंट्स हैं वो एंटी वैक्सीन कैंपेनर्स में लगे रहते हैं। जैसे अगर हम बात करें कोविड की बात कर लेते हैं। कोविड-19 वैक्सीन के अंदर कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो इसको यहाँ पर अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रिलीजियस इशूज़ यहाँ पर आ जाते हैं। उन लोगों का कहना है कि इसके अंदर जिलेटिन नाम का पदार्थ यहाँ पर मिला हुआ है जो कि इसके तापमान को स्टेबलाइज करने के काम आता है, और ये जिलेटिन नाम का जो पदार्थ है वो आपका पिग से निकाला जाता है। ओके, तो ये इश्यूज़ बिल्कुल गलत हैं। ठीक है, इस तरीके की जो धार्मिक भावनाएं हैं वो यहाँ पर एंटी वैक्सीनर कैंपेनर्स को जन्म देती हैं, जिसके कारण आपको देखने को मिलेगा कि जो मोर्टेलिटी रेट है बढ़ता चला जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आर्ग्यूमेंट्स जब क्रिएट होते हैं साइंस और रिलीजन के बीच में, कल्चर के बीच में, तब एंटी वैक्सीनेशन कैंपेन की जो फिलोसफीज़ हैं उनको बढ़ावा मिलता है। साथ ही पॉलिटिकल इश्यूज भी इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। तो एंटी वैक्सीनेशन कैंपेनर्स, ये टर्म आपको याद रखनी है क्योंकि कोविड-19 के दौरान ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद आपको देखें तो लाइव स्टॉक फीड जो है वो हमको देखने के लिए मिला 2016 के अंदर। फोडर की शॉर्टेज पड़ गई। जो पशुओं के लिए चारा होता है 63% कम चारा यहाँ पर जो उत्पन्न हुआ। क्यों? उसके रीजंस देखते हैं। देखिए, आपको फोडर जो फसल है वो उगानी पड़ेंगी। सभी फसलों में से चारा नहीं निकलता पशुओं के लिए, तो आपको अल्फाल्फा है, बार्ले है, या और भी तरह की फसल हैं उनको उगाना पड़ता है अगर आपको फोडर चाहिए। बट इन फसलों का उगाना धीरे धीरे कम हो गया है, जिसके कारण फोडर की जो सिचुएशन है वो यहाँ पर कम हो गई है। पार्लियामेंट्री पैनल की रिपोर्ट 2016 के हिसाब से कहना है कि फोडर की जो शॉर्टेज होती है वो इसलिए होती है क्योंकि फूड ग्रेन्स ग्रोइंग इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन लैंड फॉर ग्रोइंग फूड ग्रेन्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा फूड ग्रेन्स वाली फसल उगाई जा रही है, ना कि फोडर जो फसलें हैं वो उगाई जा रही हैं। ऑयल सीड की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, पल्सेज उगाई जा रही हैं। इन एडिक्वेट अटेंशन दिया जा रहा है फोडर क्रॉप्स की तरफ। फोडर क्रॉप्स नहीं उगाई जा रही हैं, फूड ग्रेन्स, ऑयल सीड, पल्स, इन तरफ की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो फोडर क्रॉप नहीं उगेगी तो फोडर क्राइसिस अपने आप आएगा। ओके, तो फोडर स्केर्सिटी है, उससे किस तरीके से बचा जा सकता है, तो ये सब तरीके आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। उसके बाद देखें तो इममॉर्टेलिटी, मॉर्टल कॉम्बैट, ये हमारे लिए आर्टिकल काम का नहीं है। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। मोबिलिटी यहाँ पर देखने के लिए मिली स्क्रैप यार्ड की। इसका मतलब ये है कि जो रिच कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो जो अपने ओल्ड व्हीकल्स हैं उनको पुश कर देती हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक अफ्रीका एंड साउथ एशिया। उनके अंदर इंपोर्ट कर देती हैं अपने जो यूज्ड व्हीकल हैं उनको, ओल्ड, यूज्ड और क्लोज टू बीइंग स्क्रैप, जो बिल्कुल ख़राब होने वाले व्हीकल हैं उनको। उससे क्या होता है, जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं वो उन व्हीकल्स को यूज़ करती रहती हैं।
यूज़ करते रहने के साथ उनके देश में पॉल्यूशन की समस्या ज़्यादा हो जाती है, साथ ही जो स्क्रैपिंग की समस्या है डेवलप्ड कंट्रीज़ की वो सॉर्ट आउट हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर देखें 2014 की रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की, इन्होंने यहाँ पर कहा कि अफ्रीका के अंदर जो व्हीकल ओनरशिप रेट है ओल्ड व्हीकल का वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मतलब लोग ओल्ड व्हीकल ज़्यादा चला रहे हैं, न्यू व्हीकल्स परचेज नहीं किए जाते। ओल्ड व्हीकल चलाने से दिक्कत क्या है, ठीक है, ओल्ड व्हीकल चलाने से दिक्कत ये है कि जो उसमें से हार्मफुल पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा निकलते हैं। अगर आप इंजन को 10 साल से ज़्यादा यूज़ करेंगे, 15 साल से ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो वो फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा लेगा, जिसके कारण यहाँ पर पोल्यूशन भी ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा फ्यूल बर्निंग होगी उतनी ज़्यादा पोल्यूशन होगा। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, वो ज़्यादा यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे। तो कहा जा रहा है कि ये जो रिवर्स करने की ज़रूरत हमें यहाँ पर है। ओके, तो सेकंड हैंड आउट ऑटोमोबाइल मार्केट इन कैरो इजिप्ट दैट सेल हंड्रेड्स ऑफ यूज्ड व्हीकल एवरी वीक। तो यहाँ पर आप इस सिचुएशन को देख सकते हैं। फिर सैनिटेशन के अंदर यहाँ पर प्रोग्राम लॉन्च किया गया, ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया हो चुका था। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में लॉन्च किया गया था, 5 साल तक चला, 2019 तक इंडिया ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया था। ये बट लिखने का मतलब है कि स्वच्छ भारत मिशन का फेज़ 2 यहाँ पर लॉन्च किया गया, क्योंकि लोगों को अभी भी जागरूक रखना ज़रूरी है। उसके बाद कोविड-19 आया, ये आपको पता ही है क्या हुआ। फार्मर्स का प्रोटेस्ट है, ये भी आपको पता है कि क्या हुआ। ओके, तो ये लास्ट स्लाइड है, 2021 तक हम लोग यहाँ पर आ गए। तो शुरू में जो चीज़ हमने यहाँ पर पढ़नी शुरू की थी उसको हमने यहाँ पर ख़त्म किया। अर्थ समिट से हम यहाँ पर चले, हर चीज़ हमने देखी, भोपाल ट्रेजेडी से लेकर के, और ये सब चीज़ें जो काम की थी एग्रीकल्चर क्राइसिस तक हम यहाँ पर आए। ओके, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।